हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा किसी एक प्रॉपर चैप्टर से नहीं है, पूरे एचएपी का डी फार्मा का सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका सिर्फ आंसर टिक नहीं करवाऊंगा, बल्कि पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उस कंसेप्ट से रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में भविष्य में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सही सही उत्तर दे सकें। और यदि थ्योरेटिकल लिखने भी आ जाए उस टॉपिक के बारे में तो आप लिख सके, इतना जरूर हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी अभी सारी चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस शर्त इतना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को और मेरे साथ एकदम निगाहें टिका लीजिए, एकदम फोकस बना के रखिए, सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं और एग्जिट एग्जाम को लेकर के टेंशनाइज है, तो बिल्कुल टेंशनाइज नहीं हुई है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह करा रहा हूं, हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर चल रहा है, वहां पर प्रॉपर लाइव क्लासेस ली जा रही है डेली, जिसमें कि आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी से ही कराया जा रहा है और प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आप डायरेक्टली वहां एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं। आपको हर तरीके से हमारी एक्सपीरियंस टीम कोशिश करेगी कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड, फॉस्फोलिपिड और सेल्यूलोज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है किससे? फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, ये आंसर तो याद हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है भैया? फॉस्फोलिपिड से। तो देखिए बात ऐसी है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, अक्सर पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। कौन सा है? फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। ठीक है, मोजाइक मॉडल, फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? कौन से साइंटिस्ट के द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इनके तहत कहना था जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो बायलेयरली प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? बायलेयरली प्रेजेंट होता है। बायलेयर मतलब दुई लेयर, एक नीचे से एक ऊपर से। जैसा आपको इस डायग्राम में दिखता होगा, ऊपर से एक लेयर दिख रहा है, नीचे से एक लेयर दिख रहा है और छोटे छोटा गोल गोल दिख रहा है। तो हर एक फॉस्फोलिपिड का वो स्ट्रक्चर है। जैसे इनका कहना था कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें वो ये वाला पार्ट को हेड कह दिए थे और ये वाला पार्ट को उन्होंने क्या कह दिया? टेल कह दिया, जो कि दिख भी रहा है हेड और टेल जैसा। अब हेड के बारे में इन्होंने कहा कि हेड जो होता है वो पोलर होता है। अब पोलर मतलब क्या हुआ? वाटर सोल्यूबल हो गया। क्या हो गया? वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर इनसॉल्युबल होगा। वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब वाटर इनसॉल्युबल के लिए एक टर्म दिया जाता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब समझते हैं? डरना। फोबिया मतलब क्या होता है? डरना। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से डर रहा है, वाटर इनसॉल्युबल है यानी वाटर में घुलनशील नहीं है, पानी जल में घुलनशील नहीं है, तो यह हाइड्रोफोबिक टेल कहा जाता है। इसीलिए एक और वर्ड अगर यूज कर लें हाइड्रोफोबिक टेल तो डरिएगा नहीं। हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि नॉन पोलर टेल। पोलर का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल है तो उसके लिए एक नया टर्म देते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या देते हैं? हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब होता है लवर, लव करने वाला, यानी वाटर से लव कर रहा है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कई सारे मॉडल दिए गए। उनमें सबसे ज्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और इनके तहत क्या कहा गया? जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। और वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं? तो लिपिड बायलेयर बना होता है, मतलब बायलेयर में बना होता है। जैसे ऊपर से एक लेयर है, नीचे से एक लेयर है, इस प्रकार से कई सारे फॉस्फोलिपिड ऊपर भी होंगे और नीचे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, फिर फॉस्फोलिपिड के बारे में इन्होंने क्या कहा? ये हेड और टेल से कंसिस्ट होता है और इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है। पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल हुआ और वाटर सोल्यूबल यानी कि वाटर फिलिक। वाटर मतलब हाइड्रो, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल क्या होता है? नॉन पोलर होता है यानी वाटर इनसॉल्युबल यानी हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डरना। ठीक,
इतनी सारी बातें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर पता है तो मैक्सिमम संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जो फॉस्फोलिपिड का टेल होता है वो कैसा नेचर का होता है, पोलर या नॉन पोलर? तो आपको याद होना चाहिए कि पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। अगर नॉन पोलर वर्ड की जगह ये बोल दे हाइड्रोफोबिक या फिलिक, तो चूंकि नॉन पोलर यानी वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी जल में अघुलनशील होता है, यानी डरेगा, तो हाइड्रोफोबिक, फोबिया होगा, तो हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इतना बता दिया, अगर इस बातों को सेंटेंस में लिखेंगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत यदि डायग्राम वगैरह बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज। देखिए मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि क्वेश्चन के आंसर को टिक किया जाए। आंसर को टिक कराने का होगा, मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन उससे आपके लिए भला नहीं होगा। क्या पता वो क्वेश्चन ना आए, होता है ना। जरूरी है कि मैं जो क्वेश्चन कराऊं वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया तब क्वेश्चन दो भाई। अगर कुछ टेढ़ा हुआ तो आप ऑप्शन एलिमिनेट तो कर पाएंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप ऑप्शन छांट सकेंगे। नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इतना मुझे जानकारी है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप करें ताकि आपको भविष्य में एग्जिट एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो एमसीक्यू बेसिस पर ही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। जैसा आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, टोटल 4 टाइप का होता है ना। कौन कौन सा है? ए बी और ओ। इसमें से यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड दे सकता है वो कौन सा है बताइए? तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। याद ही हो रहा होगा, डोनर वर्ड में आ रहा है, डो ओ, देखिए मुंह ओ जैसा बन रहा है, बोलिए डोनर। जैसे ओ बोलेंगे तो डोनर ओ जैसा मुंह बनेगा, यानी ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? तो ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बता दे रहा हूं। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं, ठीक। अब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है। तो एक बात मेरा ख्याल रखिएगा कि जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, है ना। ये एंटीजन क्या है सर? तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप का होता है ना, रेड ब्लड सेल, इसके सरफेस पर ये पाया जाता है। एंटीजन एक प्रोटीन है ना, जो कि जिससे ब्लड ग्रुप हम लोग डिफाइन करते हैं। जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा। यदि इसके सरफेस पर, इस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, ठीक। और एंटीबॉडी जस्ट उसका उल्टा होता है ना। एंटीबॉडी जानते हैं, एंटीपार्टी एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जस्ट उसका उल्टा होता है। तो अगर हम लोग बात कर ले कि ब्लड ग्रुप ए में, पूछ रहा हूं ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा बताइए? एंटीजन कौन सा होगा? तो ए, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन। तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी कौन सा होगा बताइए? बी, उसका उल्टा, ठीक। अब बी में हम लोग बात कर लेते हैं एंटीजन क्या होगा, तो बताइए जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, तो बी। फिर एंटीबॉडी कौन सा होगा? इसका उल्टा, ए, ठीक। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन कौन सा होता है? तो चूंकि ब्लड ग्रुप ओ है और ओ का मतलब एक्चुअली नील होता है, जीरो, इसको जीरो पढ़ सकते हैं आप, जीरो यानी कि कोई एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है, तभी तो इसका हो गया ब्लड ग्रुप ओ, है ना। तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा, एंटीबॉडी दोनों होगा ए और बी। अब उसी तरीके से आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन होगा? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन दोनों होगा, पता है ना, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, तो एंटीजन ए भी होगा बी भी होगा। लेकिन अगर पूछ दे एंटीबॉडी तो जस्ट उसका उल्टा, यदि एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है भाई? 4 टाइप का। कौन कौन सा? ए बी ओ। ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। अगर बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो एंटीजन उसमें ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात कर लेंगे तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, ओ माने जीरो, गोल, डोनर, मतलब समझ रहे ना, नील, नील मतलब क्या नील? एंटीजन, क्योंकि एंटीजन से ही तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करना है। तो इसका मतलब है कि जीरो है तो एंटीजन है ही नहीं, और एंटीबॉडी दोनों होगा, ठीक। अब अगर बात करेंगे ए बी, तो यहां पर चूंकि दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट याद रख लेंगे तो काफी बेहतर होगा। अब अगर ब्लड ग्रुप के से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन कीजिए क्या है नहीं है, इतना लिख देंगे तो बहुत मजा आएगा। और 2 फैक्ट मैं बता देता हूं कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीबॉडी है, यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए।
इस तरीके से आपका दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑकर्स ड्यू टू। बताइए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, क्या होता है? डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी का मात्रा घट जाता है। डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, आरबीसी का काउंट घट जाता है। डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट का मात्रा घट जाता है, या नन ऑफ द अबव, या फिर कोई नहीं। तो आपको मैं एक दो चार टर्म्स बताता हूं, ध्यान रखिएगा। ये पीनिया वर्ड का मतलब समझते हैं? पीनिया मतलब ही होता है डिक्रीज्ड, ठीक है। पीनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड। और ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स आप पढ़े हैं? ब्लड सेल्स, ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं वो 3 टाइप का मेनली पाया जाता है। क्या क्या? आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का एक और नाम क्या दिया जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या दिया जाता है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का एक क्या नाम दिया जाता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या दिया जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ थ्रोम्बोसाइटो मतलब थ्रोम्बोसाइट, और पीनिया वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज होना। यानी क्या हो रहा है? डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइट डिक्रीज हो रहा है। और थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं? प्लेटलेट कहते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट हो जाएगा आंसर। क्यों? पीनिया वर्ड मतलब डिक्रीज और थ्रोम्बोसाइट का मतलब है प्लेटलेट, तो डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ये कब देखने को मिलता है? डेंगू के पेशेंट में। पता है डेंगू के पेशेंट में आप देखेंगे कि प्लेटलेट 40,000 हो गया, 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, 70,000 हो गया, 60,000 हो गया। सर प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना होता है ये बता दीजिए। तो प्लेटलेट नॉर्मली लगभग 1.5 लाख टू 2.5 लाख होता है। 1.5 लाख से 2.5 से 3 लाख तक होगा। 1.5 लाख से जाकर के 3 लाख के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेंगू के केस में यही प्लेटलेट काउंट घट के 30,000, 50,000, 40,000 आने लगता है, जिससे पेशेंट को काफी दिक्कत होती है ना। कहा जाता है डेंगू के केस में पपीता वगैरह खाना चाहिए, जिससे प्लेटलेट का मात्रा बढ़ता है। ठीक, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि सर आरबीसी का यदि काउंट घट जाएगा तो उसके लिए कौन सा टर्म देंगे? तो बनाइए खुद से। थ्रोम्बोसाइट के लिए घट गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं सर डब्ल्यूबीसी का संख्या कम हो जाएगा तो आप खुद बताइए डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और डिक्रीज मतलब पीनिया, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक, समझ गए। अब अगर बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का संख्या अनकंट्रोल्ड बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया सेल में, है ना, तो आपको उस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। और यही कंडीशन आपका ब्लड कैंसर कहलाता है। ब्लड कैंसर। सर डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मली ब्लड में होता है वो 6,000 से आप 8 से 10,000 तक जा सकते हैं। 6K to 8K पर ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो अगर किसी के सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि 25,000, 30,000, लाख डब्ल्यूबीसी का काउंट जल गया, इसका मतलब उसको ब्लड कैंसर है। बहुत जल्दी ही उसको ब्लड कैंसर के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है, तो वो करवाना पड़ेगा और उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ठीक, ब्लड कैंसर किसको कहते हैं? ल्यूकीमिया को कहते हैं। और ल्यूकीमिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आरबीसी का संख्या भी तो ज्यादा हो सकता है। तो जब आरबीसी का संख्या ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक और टर्म दिया जाता है, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया? पीनिया वर्ड मतलब डिक्रीज्ड, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हुआ कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 2.5-3 लाख तक होता है। ठीक है, अगर इससे कम होता है, किस केस में? डेंगू के केस में। अब आरबीसी का मात्रा यदि कम हो गया तो उसके लिए कौन सा टर्म देंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया, है ना। और अगर जो डब्ल्यूबीसी का मात्रा कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया तो ल्यूकीमिया। उसी के लिए क्या कहते हैं? एक टर्म दिया जाता है ब्लड कैंसर, जिसमें कि क्या होता है? बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी का मात्रा हो जाता है। और यदि आरबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो शायद अभी तक आप 3 कंसेप्ट सीखे होंगे, तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चौथा कंसेप्ट पे आते हैं, सक्कस एंटीरकस इज रिलेटेड टू। अब ये सक्कस एंटीरकस में डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। मेनली ये होता है ना कि सक्कस एंटीरकस क्या है, तो आपके इंटेस्टाइन से जितने भी एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं उस सारे एंजाइम के कंबाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं? सक्कस एंटीरकस कहते हैं। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन से जितने भी टाइप के जूस वगैरह एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं उन सारी चीजों को मिला करके इंटेस्टिनल जूस को क्या कहते हैं? सक्कस एंटीरकस कहते हैं। और अभी तक मैंने कभी भी देखा नहीं कि सक्कस एंटीरकस पे बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो कि क्योंकि देखिए आपको मेरा काम ये नहीं है कि नॉलेज देना है, ये देना है प्रॉपर नॉलेज, एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज जो बार बार पूछा जा रहा है ना, क्योंकि आपके दिमाग का लिमिट है, आप भी उतना ही चीज याद कर पाएंगे, है ना।
कि जितना, तो सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट ही याद रखिए। तो सक्कस एंटेरकस को बात करें तो इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, इतना ध्यान रखिए। अगर इसमें एक्सप्लेन करें तो इसमें भी 5 मिनट में बोल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका भला इसमें नहीं होगा, ठीक। नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है। पहले तो आप समझिए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। तो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका जो लंग्स है, नॉर्मली जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, नॉर्मली सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, इसके लिए इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अमाउंट ऑफ एयर दैट विच passes through and through out and through in our lungs, तो उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। वो कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है बच्चा? 500 ml होता है, ठीक। टाइडल वॉल्यूम पूछेगा तो 500 ml। फिर अगर पूछ दे टोटल लंग कैपेसिटी, अक्सर ये पूछा जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे लंग्स का टोटल क्षमता कितना है, कितना एयर वो भर के रख सकता है, तो 6000 ml, 6000 ml, यानी क्या कह सकते हैं इसको? 6 लीटर, है ना, 6 लीटर एयर को फिल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब होगा कि आप नॉर्मली सांस छोड़िए, है ना, इंस्पिरेटरी है ना, नॉर्मल पहले सांस ले लीजिए, उसके बाद आप कितना ले सकते हैं, इसी को नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना खींच सकते हैं, वो कितना होता है? वो 3000 ml होता है। लगभग कितना होता है? 3000 ml होता है ना, याद रखिएगा। नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml होता है, और साथ में ये भी याद रख लीजिएगा टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली सांस कितना लेते हैं? 500 ml, और टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय। यूरिनरी ट्रैक मतलब क्या? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में मेनली इन्फेक्शन किसको होता है, किसके कारण होता है बताइए? ई कोलाई के कारण, एम लेप्री के कारण, या सुडोमोनास एरिगोनेसी के कारण, या सैल्मोनेला टाइफी के कारण? तो आपका ये बैक्टीरिया ई कोलाई होता है, जो कि इस्चेरिचिया कोलाई यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, जो कि जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक अक्सर इन्फेक्शन देखा जाता है। अब इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन एक फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बताइए, आपसे मैं पूछता हूं कि किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में ज्यादा होता है? तो ये ज्यादा होता है फीमेल में। क्यों? फीमेल को क्यों ज्यादा होता है? तो फीमेल अक्सर आप देखते होंगे कि फीमेल बैठकर अपने यूरिनेट करती हैं, यानी यूरिनेशन जो होता है उनका बैठ के प्रोसेस होता है, ठीक। मेल खड़े खड़े करता है। तो मेल जो अगर खड़े खड़े करेगा, यहां उसका पेनिस है तो स्ट्रीम यहां तक बनता है। अगर मान लीजिए यहां पर जमीन पे ई कोलाई बैक्टीरिया है भी, तो इसको यहां तक पहुंचने में, इसके यूरेथ्रा तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा, है ना। ऐसा तो कोई आदमी होगा नहीं कि अपना पेनिस को जाके मट्टी में रगड़ेगा, ये तो नहीं करेगा ना, कोई नहीं करेगा, और काफी दूर है। और ई कोलाई में इतना क्षमता है कि ये स्ट्रीम से ऊपर चढ़ सकता है, ये जो आपका मूत्र का स्ट्रीम बनता है, धार बनता है, उससे चढ़ सकता है, लेकिन इतना दूर तक वो नहीं चढ़ पाएगा, बहुत रेयरली चढ़ता है। तो महिला, पुरुषों में ये चीजें कम देखने को मिलती है, लेकिन महिलाएं क्या होती हैं कि अक्सर बैठकर मूत्र विसर्जन करती हैं, यानी यूरिनेशन करती हैं, और अक्सर गंदे जगह पर बैठ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को इस बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से टॉयलेट सीट पर ही यूरिनेट करना चाहिए, ताकि उनको इन्फेक्शन ये चीजें नहीं हो। क्योंकि अक्सर मिट्टी वगैरह में ई कोलाई बैक्टीरिया है, और वो अगर बैठ के करेंगी, और उनका यूरेथ्रा और जमीन से बीच का कितना डिस्टेंस होता है? मुश्किल से छोटा सा डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस में जो भी उनका स्ट्रीम बनता है, यूरिन का स्ट्रीम बनता है, उसमें ई कोलाई आसानी से एंटर कर जाता है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया आसानी से एंटर कर जाएगा, और जैसे उनके यूरेथ्रा में एंटर करेगा, इन्फेक्शन कर देगा, है ना। तो अक्सर कोई पूछ ले कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेजर किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में या मेल में? तो आप आंसर क्या करेंगे? फीमेल में। वाई? बिकॉज जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो एक तो छोटा होता है ना, यूरेथ्रा छोटा होता है, और मेल में यूरेथ्रा पेनिस के कारण बड़ा हो जाता है, बड़ा रहता है। तो ये है आपका अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू। ब्लड प्रेशर किस यहाँ पर हार्मोन के कारण इंक्रीज होता है बताइए? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉर एड्रीनलिन, या कैल्सिटोनिन, या एल्डोस्टेरोन, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा नॉर एड्रीनलिन। जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आपका हार्मोन रिलीज होता है। तो उसमें जो ये आपका नॉर एड्रीनलिन है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। आपको पूछा जाता है कि एड्रीनलिन जो हार्मोन है, इसी को ट्रिपल एफ, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट हार्मोन कहा जाता है। यानी जब आपको डर लगता है, किसी प्रकार से भय लगता है, मान लीजिए कोई जा रही है और उसकी गर्लफ्रेंड को यदि आप लाइन मार दिए, तो वो बाइक से आपको दौड़ाएगा, या फिर किसी कुत्ता को आप पुच्छी खींच के भाग गए, वो आपको दौड़ाएगा। उस समय आपके मन में आएगा कि भाई जल्दी जल्दी भागो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, भागते भागते। तो उस क्यों, किस कारण से हो रहा है? या फिर किसी प्रकार का कोई एग्रेशन आता है, तो वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण आता है। इसीलिए कहा जाता है एफ, यानी कि ट्रिपल एफ कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। तो आपको वो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनलिन हार्मोन होता है, ठीक। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम कौन करता है?
नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज। वर्टिब्रल कॉलम का, टेक 1 सेकंड में थोड़ा पानी पी लूं तब तक देखिए क्वेश्चन बताइए। देखिए पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई मन लगाने वाला होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा तो मन तो लगवे करेगा। और अगर आप यहां तक देख रहे हैं वीडियो, यानी आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको पढ़ने में मन लगता है और आपके एक एक कमेंट का ना बहुत बड़ा महत्व है। मेरे अंदर का मोटिवेशन जागता है कि नहीं यार, मेरे को और भी कंटेंट बनाना चाहिए। तो अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग, तो आप थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। मैं खाली टाइम में आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मैं सो भी रहा हूँ, नींद भी आता है, तो चलो यार कंटेंट बनाते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, है ना। क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इतना डेवलप नहीं हुआ था फार्मेसी फील्ड में, यूट्यूब वगैरह, तो काफी दिक्कत हुई थी। लेकिन अब दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, और आप सब जगह से पढ़िए। कभी भी कोई मास्टर का चमचा मत बनिएगा कि हम खाली आपसे पढ़ते हैं, नहीं। जो पढ़ा रहा है भाई, काहे नहीं पढ़ेंगे, आपका नंबर मतलब करता है, हम क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए नहीं। स्टूडेंट को ऑलवेज सेल्फिश होना चाहिए। नहीं, मास्टर से ठीक है, हमसे पढ़ रहा है अच्छी बात है, अगर कोई और पढ़ा रहा है उससे भी पढ़िए जहां पढ़ा रहा है। हाँ, कोई कोर्स लेने की बात है तो पैसे की दिक्कत है तो किसी उसी के पास लीजिए जहां आपसे वाइब मैच होता है, जिसके बात को आप कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। अगर मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं तो उदित फार्मेसी पे आइए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जानते हैं ना, आपकी रीढ़ की हड्डी, है ना, उसका फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है। अक्सर क्वेश्चन आता है ना, वर्टिब्रल कॉलम पर आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बताइए आपका जो टोटल वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें वर्टिब्रा कितने होते हैं, कितने बोन होते हैं, 26। कितने, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है 26। ठीक, अब बचपन में वर्टिब्रा में कितना होता है, चाइल्डहुड में, तो आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33। क्यों, क्योंकि बाद में एडल्ट में क्या होता है, कुछ चीजें फ्यूज हो जाती है। ठीक है, फ्यूज मतलब जुट जाता है, जिससे एक हड्डी गिनाता है, इसीलिए तो कहा जाता है, जैसे आगे देखेंगे तो समझेंगे। आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसको कितने भाग में बांटा जाता है, 5 भाग में। पहला जो ऊपर वाला भाग है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, वो कितना होता है, 7, याद रहना चाहिए, C7। ऊपर का जो 7 गो होता है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। फिर बीच में जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग 12 गो कहते हैं, और 12 गो होता है। और लंबर वर्टिब्रा 5 गो होता है, जो कमर के रीजन में होता है। सैक्रम एक होता है, कॉकिक्स भी एक होता है, और यही जो सैक्रम है वो 5 हड्डी से फ्यूज होकर के बना होता है। ये देखिए सैक्रम है ना, ये 5 हड्डी से फ्यूज होकर के बनाता है, और ये जो लास्ट में कॉकिक्स है वो 4 हड्डी से फ्यूज होकर के बना होता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है ना कि ये फ्यूज था पहले, पता है ना, ये पहले क्या था, फ्यूज्ड था, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि पहले क्या था, अनफ्यूज्ड था। जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा में क्या होंगे, जैसे नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है हड्डी, 206, है ना, लेकिन बच्चों में 300 से भी ज्यादा हड्डी होती है। ऐसा क्या होता है, हड्डी गायब हो जाता है, नहीं, वो सारी हड्डियां जुट जाती है। जैसे यहाँ पर 5 हड्डी है, बचपन में 5 वो गिनेंगे, लेकिन अब एडल्ट में वो ज्वाइंट होकर के एक बन जाता है, ताकि मजबूती बढ़ता है ना, इसलिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सैक्रम होता है 5 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और कॉकिक्स 4 से बना होता है। तो ऊपर इस प्रकार से गिनेंगे तो आपका 33 पहुंच जाएगा। वैसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रे होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, 26 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उसको कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग में, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। अब इसमें क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाइकल कितने होते हैं, 7, थोरेसिक कितने होते हैं, 12, लंबर कितने होते हैं, 5, सैक्रम कितने हड्डी से मिलकर बना हुआ है, फ्यूज होकर के, तो 5 हड्डी से, और कोकिक्स कितने से, 4 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है आपका जो सबसे टॉप पर है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा या फिर पहला वर्टिब्रा का नाम क्या है, तो 2-3 को वर्टिब्रा का नाम याद रख लीजिए। पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है वो एटलस है। क्या है, एटलस है। अब एटलस देखे होंगे कि आप जब ग्लोब देखते होंगे तो ग्लोब देखते होंगे कि इस तरीके से एक इस पर पूरा घूमते रहता है ग्लोब, है ना, किस प्रकार, इसको एटलस कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये एटलस वाला हड्डी है जिस पर पूरा क्रेनियम घूम रहा है, जैसे ऐसे कर रहे हैं ना, पूरा क्रेनियम संभाले हुए कौन, एटलस। उसके दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और टर्मिनल कभी कभी पूछेगा, जैसे फर्स्ट वर्टिब्रा पूछता है, वर्टिब्रा एटलस, सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस, लेकिन अगर कभी कभी पूछ देता है टर्मिनल वर्टिब्रा कौन सा है वर्टिब्रल कॉलम का, तो आंसर हो जाएगा कॉकिक्स। ठीक है, तो मेजरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। आपके शरीर में टोटल वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे की संख्या कितनी है, 26। इसको कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग। पहला भाग सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम, 5वां कॉकिक्स। सर्वाइकल में कितने होते हैं, 7, थोरेसिक में कितने होते हैं, 12, लंबर में कितने होते हैं, 5, सैक्रम कितने हड्डी से मिलकर बना है, 5 से, 5 को फ्यूज होता है, तो कॉकिक्स 4 से फ्यूज होने के बाद बनता है।
पहले वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? एटलस, जो कि C1 कहलाएगा। C1 C2 इस तरीके से नाम देते हैं। C2 यानी कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा या फिर सेकंड वर्टिब्रा कहेंगे जिसको, एक्सिस को। और टर्मिनल जो सबसे लास्ट है वो क्या कहलाता है? कॉकिक्स कहलाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन मैंने करवाए। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ इस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, पूरे अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, जिनको पढ़ने में खास करके मन नहीं लगता है, तो मन लगा के पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ाता सबको है, लेकिन मन लगा करके पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को मन नहीं भी लग रहा है फिर भी पढ़ाना, फिर भी जबरदस्ती आपको याद करा देना, वो मेरे अंदर खासियत है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स में। जैसे ही आप कोर्स को अवेल करेंगे, इनरोल करेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस मिल जाएगा, प्लस डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से अलग से सिलेबस कवर कराया जा रहा है। देखिए, लाइव क्लासेस अलग से कराई जा रही हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस में बिना किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछते हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस होता है। आपको दोनों फॉर्मेट में सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। आप जो करना चाहते हैं वो करिए। डेली लाइव क्लासेस 8 से 9 यहाँ चलती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में आप कर सकते हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो कर मिल जाएंगे एक्सरसाइज के तौर पर। टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट पांचों सब्जेक्ट का, और एग्जिट एग्जाम का स्पेशल गाइडेंस अभी से। इसी प्रकार के सेकंड ईयर में भी है। और अगर बुक मंगवाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का बुक मंगवा सकते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारे द्वारा बनाया हुआ है, जो कि 80% पेपर इसी में से आएगा। और खास बात यह है कि पतली पतली किताब है, 100 पन्ने, 100-150 पन्ने की किताब है। ऐसा नहीं कि बहुत मोटी मोटी किताब है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा ऐप पर। सेकंड ईयर का भी कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा, आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, चीजें कुछ याद हुई होंगी। अगर याद हुई हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और बस इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।